वेलकम अगेन इस चैनल पे। और आज हम थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे क्योंकि जब से कश्मीर फाइल रिलीज हुई है उसके बाद कुछ फीडबैक भी आई है। और ऑब्वियसली लोगों के परसेप्शंस अलग अलग हैं। तो मैं तुमसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपके पास कश्मीर वैली की क्या फीडबैक है, इस फिल्म के प्रति, उसके फैक्ट्स के प्रति, और रेस्ट ऑफ इंडिया में, चूंकि आप अभी रेस्ट बाहर रह रहे हो कश्मीर वैली से, तो क्या फीडबैक आपके पास है, लोगों की क्या फीलिंग्स हैं इन परसेप्शन क्या है लोगों का पिक्चर के बारे में, और जो फैक्ट्स पिक्चर ने दिखाए हैं उनके बारे में। तो ओवर टू यू विशाल। सुरेंद्र सर, पहले तो मैं आपका सभी दर्शकों का सादर प्रणाम करना चाहता हूं कि वो मुझे सुनते हैं। पहले भी आपने मुझे मौका दिया बोलने का, मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार और सादर प्रणाम। बात है कश्मीर फाइल्स मूवी के लिए। पहले तो मैं कश्मीर फाइल्स को मूवी नहीं बोलना चाहूंगा। इट्स ए रियलिटी एंड फैक्ट ऑफ आवर फैमिलीज। ये हमारे एक कम्युनिटी की एक एट्रोसिटी हुई है उस टाइम पे, और इसको अब वो आई ये पिक्चर के रूप में है तो इसलिए शायद इसको मूवी बोला जा रहा है। मैं तो नहीं चाहूंगा कि इसको मूवी बोला जाए। ये रियलिटी है हमारी जिंदगी की, हमारे परिवारों की, हमारे कम्युनिटी की। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ द कश्मीर सर। कश्मीर में इस मूवी को स्वीकार करना मुझे लगता है शायद अभी असंभव होगा उन लोगों के लिए, क्योंकि जैसे हमारे परिवारों ने हमें इससे थोड़ा सा हट के रखा, हमारे से हमें वंचित रखा, मैं कहूंगा हमारे परिवारों ने हमें बताया नहीं कि हमारे साथ क्या हुआ था। उसी प्रकार से वहां की जो उनके माँ बाप है, बुजुर्ग है, उन्होंने भी अपने बच्चों को वंचित रखा कि भाई हमने क्या त्रासदी की है कश्मीरी हिंदूज के साथ। तो अब जब वो बच्चा एक पिक्चर बाहर देख रहा है और उसे ये पता चल रहा है कि 1990 में किस तरीके से इस्लाम का इस्तेमाल करके रेडिकलाइज होकर के एक समुदाय पे, एक हमारे एक कम्युनिटी पे अटैक किया गया, चाहे वो जिस भी रूप से, चाहे रेडिकलाइज करके किया गया, गन कल्चर के थ्रू किया गया, तो वहां का बच्चा अब ये पूछने लगा है कि ये सच क्या है। तो कश्मीर में मैं समझता हूँ कि उनके लिए संभव थोड़ा कम इसलिए है क्योंकि जैसे उनके माँ बाप ही अभी स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो बच्चा कहाँ से स्वीकार करेगा। तो वहां की जो एक जनरेशन है जो 90s आफ्टर 90s बॉर्न हुई है, वो अब हमारे से कनेक्ट होकर के सवाल पूछते हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ था। और कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे लोग हैं कश्मीर के जो हमारी बातों को सुन के शायद कुछ तो रो भी पड़ते हैं और कुछ कहते हैं कि भाई हमारे माँ बाप ने गलत किया है। ये तो है सर कश्मीर की कहानी। और कुछ सेगमेंट, एक सेगमेंट मतलब 10 से 15% है जो हमें स्पेसेस में मिलते हैं, या जो हमारे साथ कनेक्टेड रहे, जो जम्मू आए, जो दिल्ली, हमारे दिल्ली भी आए, जम्मू भी आए, बेंगलोर भी आते हैं। तो वो आज भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम फेल हो गए आपको बचाने में, अपना टेररिज्म से। और मारे तो वो गए, वो तो एक अलग कहानी है, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। बट हाँ, कश्मीर फाइल्स 10 से 15% लोग एक्सेप्ट करते हैं। और एक सेगमेंट ऐसा है जो एक्सेप्ट करना चाहता है, लेकिन शायद अपने इस्लाम धर्म की वजह से, या अपने मौलवियों की वजह से, या अपने एक उस एजेंडा की वजह से, या एक सियासती एजेंडा की वजह से कि हम इसको अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे, तो वो अंदर से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था कि ये मूवी नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्री है। उन्होंने कितने सवाल उठा दिए। तो ये तो सर कश्मीर की कहानी है। बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए मैं कश्मीर फाइल्स के लिए एक ही बात कहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी हिंदू समाज से इस कश्मीर फाइल्स को देख के कोई सवाल उठा रहा है। बट मुस्लिम समुदाय के लोगों के, जैसे हमारे दफ्तर में भी कुछ लोग हैं या हमारे आसपास हैं, उन्होंने फिर भी सवाल उठाए ये बोल के कि शायद ये सच नहीं है, इसका प्रमाण क्या है। तो मैं उनसे ये बोला कि यार इसमें एक कहानी हमारे परिवार की भी है, परिवार से मिलती जुलती है, तो तुम उससे ज्यादा और क्या सच बोल रहे हो। मैं तो एक वो विक्टिम हूँ जो तुम्हारे सामने बैठा हूँ, और अब तुम और क्या सच चाहिए तुम, कि तुम मैं ये दिखाऊं कि मेरा कत्ल कैसे हुआ था यहाँ लाइव दिखाकर तुमको यकीन होगा। तो ये कुछ मानसिकता है हमारे हिंदुस्तान में आज भी, जिनको शायद सामने कलेजा भी निकाल के रख देंगे तो वो फिर भी कहेंगे ये भी एक प्रोपोगंडा है। तो ये दो तरह के पहलू थे सर, एक कश्मीर का और एक जो हमारा भारत का है। और एक सेगमेंट में देखता हूँ कि जिसमें सियासती रूप दिया जाता है, और बोला जा रहा है कि ये मूवी इसलिए लाई गई है क्योंकि ये रूलिंग पार्टी बीजेपी को बेनिफिट करेगी, या इस तरीके की बातें करेंगे। तो मेरा उस पर एक ही प्रश्न चिन्ह है उनके लिए कि अगर ये इतना ही बेनिफिशियल थी किसी पार्टी के लिए, तो इससे पहले भी पार्टियां थी, उन्होंने क्यों नहीं बनाई। कांग्रेस ने कभी अगर इस मूवी से इतना ही बेनिफिट होता है, वोट बैंक बनता है, वोट बैंक मिलता है, तो ये पहले क्यों नहीं बनी, कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाई।
या कोई और समुदाय, कोई बीजेपी से अलग कोई भी पार्टी है, जितनी भी हमारी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उन्होंने क्यों नहीं बनाई? तो इसलिए सर ये मल्टीपल थॉट्स हैं, बट सच ये है कि कश्मीर फाइल में एक एक मिनट नहीं, एक सेकंड भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो गलत दिखाई गई हो। और दूसरी बात, ये तो कश्मीर फाइल्स मैंने पहले दिन देखी, और मैं ये आपके इस चलन के माध्यम से इस बात को बोल देना चाहता हूँ कि ये कश्मीर फाइल्स पूरी नहीं है। ये सिर्फ 1% है जो 1990 में। तो मुझे लगता है कि जिस दिन हमारा बाकी का हिस्सा बाहर आएगा तो कोई बोलने लायक रहेगा नहीं। ओके, तो मैं ट्विटर पे कुछ कश्मीरी पंडित्स के जो प्रॉब्ली यूएसए में सेटल्ड हैं या फिर यूरोप में हैं और मे बी दे आर इन इंडिया, उनके भी मैंने ट्वीट देखे हैं और उनमें से कुछ ने, ऑफ कोर्स मेजोरिटी तो क्लियर कट है कि हाँ ये एक ऐसी ट्रेजिडी है जो कश्मीरी पंडित्स ने फेस की है, इन रियलिटी सफ़र किया है और इसको सबके सामने लाना जरूरी है। लेकिन कुछ एक बड़ी माइनॉरिटी है कुछ लोगों की, अब या तो वो फेक ट्विटर हैंडल है या फिर उनका कोई और रीजन होगा, और मतलब ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो व्हाट पॉसिबिलिटी डू यू सी कि कश्मीरी पंडित ही कुछ ऐसे कह रहे हैं कि ये तो एक फेक नैरेटिव सेट करने का अफर्ट है? सर मैं इस बात को कोरिलेट करूंगा सियासतदान लोगों से। जब हमारे सियासतदान लोग इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे पिछले 32 सालों में, तो मैं उन लोगों से क्या अपेक्षा रखूं जो जिनकी कहानी, जिनका घर ही इन सियासतदान के फंडिंग से चलता है। हमारे परिवार में नहीं, हमारे बहुत से ऐसे परिवार हैं, मैं कहता हूँ 99%। आप देखना, किसी कश्मीरी पंडित ने ये वीडियो नहीं डाला होगा। ये कुछ गिने चुने वो लोग हैं जिन्होंने 90 में या 90 के बाद जाकर के वहां के सियासतदानों के साथ लग करके काम किया है, और उनके घर की रोटियां चलती हैं। और शायद वो रोटियां इनकी बंद ना हो जाए, उनका पैसा बंद ना हो जाए, तो वो कभी भी उस सच को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उससे उनका जो एक पैसा आता है, जो उनकी फंडिंग चलती है, मुझे लगता है वो रुक जाएगी। मैं पूछता हूँ उस कश्मीरी पंडित से कि जिसने भी ये वीडियो डाला है, हालांकि ये फेक ट्विटर हैंडल से तो नहीं है, एक आदमी को मैंने अरे पहचाना है वीडियो जो नहीं डाला, सोशल, बेसिकली ट्वीट डाला उसने। हाँ ट्वीट है और वीडियोस भी हैं सर, वीडियोस भी अच्छा। हैं वो। ये वो लोग हैं जो पिछले 15 साल से हमको दावा करते थे, हमारे कुछ सो कॉल्ड लीडर्स बने थे हमारी कम्युनिटी के, कि हम चाहे पीडीपी सरकार में आई या एनसी सरकार में आई, और दोनों सरकारों के द्वारा हमें एक आश्वासन दिया जाता था कि अब की बार हम तुमको, चाहे फारूक अब्दुल्ला के तहत या उस मुफ्ती मोहम्मद साहब की तरफ से, हम आपको वापस ले जाएंगे कश्मीर। ये वो लोग हैं जो हमें पिछले 30 साल से एक मतलब आश्वासन दे रहे थे कि हम इन सरकारों के द्वारा आपको वहां पर विस्थापित करेंगे। जब ये पिछले 30 साल में कुछ नहीं कर पाए, अब जब कश्मीर फाइल्स का सच सामने आया है, तो जाहिर सी बात है हम इनसे आज वो जब सवाल पूछेंगे कि भैया तुम्हें 30 साल हो गए ये बात बोलते बोलते, तो तुमने इस चीज को कभी सामने क्यों नहीं लाया, तुमने कश्मीर फाइल्स क्यों नहीं बनाई? जब उनके पास कोई जवाब ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है उनका सियासत मकसद तो रहेगा, सियासती मकसद, की भैया इस पिक्चर का या इस मूवी का कभी कोई समर्थन ना करे, क्योंकि खुल के सच कहानी आ रही है सब। विशाल, मेरे को एक पॉसिबिलिटी और लगती है, आई रियली डोंट नो वेदर यू विल एग्री विद मी और नॉट, बट मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीरी पंडित्स का एक ऐसा सेगमेंट भी हो सकता है जो ये सोचता हो कि अगर अभी वैली में वापस जाने की पॉसिबिलिटी हुई, तो अगर हम पूरा सच ही दिखा दें तो शायद जो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं वो हमारे वहां रह दोबारा नहीं पाएंगे। हो जाएंगे और फिर अगेन हमें हाँ, वही ये एक सोच है। सिचुएशन ये फेस एक करनी सोच है पड़ेगी। सर, ये एक सोच है, क्योंकि अभी जो स्थापना करने के लिए जो एक प्रधानमंत्री का एक पैकेज आया था, जिसके तहत बच्चों को वहां पे भेजा गया है, तो वो बच्चे भी हमें बोलते हैं कि हमें कभी कभी सताया जाता है। अगर मान लो किसी भी तरीके से हमारे भारत में कोई बात कश्मीरी मुस्लिम्स के खिलाफ जाती है, तो वो लोग वहां उन्हें तंग करते हैं। ये एक सत्य है, क्योंकि एक वो डर है कि अगर हमने आज, चाहे हम अपना सच ही बोल रहे हैं, लेकिन कल हमको इसके बीच में जाके रहना पड़ा, तो शायद ये हमारे साथ फिर वो 90 का दौर कर सकते हैं। ये एक डर है, मैं मानता हूँ, क्योंकि हमारे परिवारों में भी आज हम स्पेसेस में आके या वीडियो पे आके या जूम लिंक पे आके बातों को बोलते हैं, लेकिन यही बात अगर हमारे से ऊपर की जनरेशन से आप पूछोगे तो वो डरते हैं बोलने से। तो विशाल, मेरे को एक बात बताओ, देर इज ए segment, you can call it Kashmiri Muslims, and there are Muslims in rest of India. Now picture
पूरे इंडिया में रिलीज हुई है, कश्मीर में तो पता नहीं हुई है कि नहीं। और लोगों ने तो बेसिकली, मेरा ये अंदाजा है कि यूट्यूब पे या जो लिंक आ रहे हैं उनके थ्रू लोगों ने देखी होगी। तो कश्मीर दोनों में के नहीं हुई है बेस, सर, कश्मीर में कोई मूवी हॉल अभी है नहीं। हाँ, तो कश्मीर लोगों ने में कोई फिर भी मूवी है ही लिंक नहीं। के थ्रू देखी होगी, यूट्यूब पे देखी होगी। लोगों लाइव ने सीक्वेंस ट्रेलर्स पे तो देखा। देखे ही हैं, और अभी हम्म। आई एम वेरी श्योर कि लोगों ने इसको लिंक्स पे देखा होगा। तो रेस्ट ऑफ द इंडिया में आपको, स्पेशली जो मुस्लिम्स हैं, उनकी कोई फीडबैक आपके पास है? एंड हाउ इट इज सर कुछ डिफरेंट फ्रॉम कश्मीरी मुस्लिम्स? अ, बहुत से मुस्लिम्स, मैं किसी ग्रुप के थ्रू उनके साथ जुड़ा था, तो मुझे लगता है 70% मुस्लिम्स अभी उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। वो आज भी उसको नरेटिव बोल करके चला रहे हैं कि ये, मतलब जो मैंने देखा है, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप्स पे मुझे स्क्रीनशॉट्स भी आए हैं और मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स आपको भी भेजूंगा। तो मेरी समझ से अभी भी 60 to 70% जो कश्मीरी मुस्लिम, रेस्ट ऑफ द इंडिया के मुस्लिम है, वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर। 70 to 80% में बोलूंगा, क्योंकि मुझे अभी तक कोई ऐसा मुस्लिम नहीं मिला जिसने मुझे ये बोला होगा कि हाँ आपके साथ गलत हुआ है। हालांकि जो हमारे बाकी दोस्त हैं नॉन मुस्लिम, आई थिंक जितने भी मेरे टच में हैं, एवरीबडी हैज मैसेज्ड मी कि आई हैव वॉच्ड दिस मूवी एंड इट वाज, मतलब अपनी सहानुभूति मेरे प्रति उन्होंने जाहिर की है। बट मैंने किसी मुसलमान का ना तो कोई ट्वीट देखा और ना तो कोई मतलब कोई मैसेज देखा कि उन्होंने ये बोला हो, या उन्होंने हिम्मत की हो ये पूछने की कि भाई क्या ये सच है या ये आपके साथ हुआ है। कोई किसी का कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं। मतलब दैट इज़ ए वेरी बिग लेसन। ऑफ कोर्स मैं कश्मीरी मुस्लिम्स को एक्चुअली कहीं को देखता हूँ कि उन्होंने ट्विटर पे बड़े बोल्ड ट्वीट्स लिखे हैं इस मूवी के फेवर में, और चाहे वो कम ही लोग हों, दैट इज़ ऑल टुगेदर ए डिफरेंट इशू। लेकिन इसका मतलब एक बड़ा, बहुत बड़ा फैक्टर है, और ये लेसन है सब लोगों के लिए, कि जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो देयर हैज टू बी रिकॉर्ड विच इज सपोज टू बी केप्ट। क्योंकि अब 30 ईयर्स के बाद एक्चुअली लोग कह रहे हैं भाई 30 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं। जब नहीं हुआ तो 30 साल के बाद अभी सामने आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ ही नहीं था, नहीं तो 30 साल तक ये कहाँ था। और फैक्ट ये है कि हम्म। डेलिबरेटली वेस्टेड इंटरेस्ट ने, चाहे उसको आप एडमिनिस्ट्रेशन कहिए, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज कहिए, चाहे आप कम्युनल ग्रुप्स कहिए, लेफ्ट लिबरल्स कहिए, किसी को भी कहिए, जब 30 साल तक आपने किसी सच को दबा दिया, तो उसके बाद वो सच तो एक बार को ऐसा लगता है जैसे ज़मीन के नीचे चला गया। तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा लेसन है हम सब लोगों के लिए, कि किसी भी इस तरह की जो नैरेटिव्स हैं या इस तरह के जो इंसिडेंट हैं, उनको किसी न किसी तरीके से रिकॉर्ड में रखना चाहिए, जिससे फैक्ट्स को दबाया ना जा सके। सो आई थिंक दैट इज़ फेयर एनफ, दैट इज़ अ फेयर कंक्लूजन। अब मैं जो आपसे जानना चाहूँगा विशाल, और ये क्वेश्चन अब मैंने आपसे पहले भी पूछा था, मैं मानता हूँ कि जो कश्मीरी हिंदूज़ हैं वो माइनॉरिटी में थे, नो डाउट 5 लाख 6 लाख जितने लोग भी थे वो माइनॉरिटी में थे। देवर नेवर ए मार्शल रेस, ऐसा नहीं कि वो जाके लड़ते होंगे। हालांकि मैंने कश्मीरी पंडित्स को फौज में देखा है, अच्छी पोजीशंस पे देखा है। तो ऑब्वियसली वो ऐसा तो नहीं हो सकता जो फौज में रहा हो और वो वेल ट्रेंड ना हो, बट ऑब्वियसली ये कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, रिप्रेजेंटेशन उस हिसाब से एक्सेप्ट इन द ऑफिसर कैडर इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं था। बट अगेन द फैक्ट इज, ये क्वेश्चन आते हैं कि uh, जो एट्रोसिटीज हैं कश्मीरी पंडित्स के ऊपर, वो काफ़ी दिनों से चली आ रही थी। मतलब सर ऐसा नहीं है, ये तो 47 ऑनवर्ड्स किसी न किसी लेवल पे कुछ ना कुछ तो होता रहा वहाँ पे, हमेशा, डेलिबरेटली और अदरवाइज। जैसे पानी गर्म होता रहता है ना, उस तरीके से ये चलता रहा एट वेरियस लेवल। तो एज ए कम्युनिटी प्रॉब्ली कश्मीरी पंडित कम्युनिटी वॉज नॉट रेडी कि कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस वो पुटअप करते। मैं मानता हूँ पीसफुल कम्युनिटी थी, एजुकेटेड लोग थे, एडमिनिस्ट्रेशन में भी थे, ऐसा नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं थे। तो किसी न किसी तरीके से उनको कुछ न कुछ तो अपने सेल्फ डिफेंस में कोई तो एक्शन लेना चाहिए था। तो मुझे वो, ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मुझे काफ़ी हद तक कम्युनिटी लीडरशिप की, वट एवर मे बी द रीजन, एक नेग्लिजेंस लगती है। यू मे और यू मे नॉट एग्री विद मी। मैं बोलता हूँ सर, इसके लिए अगर हम बहुत डीप हिस्ट्री में ना जाएं, तो मैं इसको एट्रोसिटी 90 की नहीं कहूंगा, मैं कहता हूँ कि आप एट्रोसिटी इसकी 13वीं सदी से उठाओ, जब से इस्लाम आया है।
तो इसको हम 90s ही नहीं, आप 13th सेंचुरी से शुरू करो। आते 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 मैं आपको लेकर आता हूँ 1947 पे। 1947 से पहले एक डेट लाता हूँ मैं, 1931, जब एक खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था एक हिंदू राजा के खिलाफ, हमारे राजा हरि सिंह के खिलाफ, जो शेख अब्दुल्ला ने किया था। उस मुस्लिम लीग फ्रंट करके, यूनाइटेड फ्रंट या लीग फ्रंट करके एक संस्था बनाई थी। अगर ये एट्रोसिटी नहीं थी तो शेख अब्दुल्ला को राजा के खिलाफ ये मूवमेंट बनानी क्यों पड़ी, नंबर वन। अब आते हैं 1947 पे। मैं आपको ब्रॉडर सेंस में इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि हमारी कमजोरी कहाँ पे थी। 1947 में एक टू नेशन थ्योरी इंट्रोड्यूस हुई हमारे पूरे देश में, जिसकी वजह से शायद मुझे लगता है कश्मीर इतना प्रभावित या इतना इम्पैक्टेड नहीं होता, लेकिन इस टू नेशन थ्योरी ने उस एक सोच को जन्म दिया, और जिसकी वजह से कश्मीर में वो एक जो खिलाफत मूवमेंट है वो आग की तरह, और जैसे आपने अभी बोला पानी का उबलना, वो उबलता चला गया। तो टू नेशन थ्योरी से कश्मीर में एक मौका मिला कि जिसको पब्लिसाइट यूएन के थ्रू घोषित किया गया था, जो आज तक रो रहे हैं कि हमारा पब्लिसाइट करवाइए करवाइए। तो उस पब्लिसाइट होने की वजह से एक दो रास्ते इनको मतलब मौका मिला बोलने का कि कौन पाकिस्तान के साथ जाना चाहता है, कौन हिंदुस्तान के साथ जाना चाहता है। अगर हिंदुस्तान में उस टाइम बंटवारा नहीं हुआ होता, अगर हिंदुस्तान ने तब टू नेशन थ्योरी पे वो पाकिस्तान नहीं बना होता, जितनी कश्मीर में ये प्रॉब्लम बनी है वो शायद उसका 10% भी नहीं। नंबर वन। नंबर टू, अब जब ये टू नेशन थ्योरी में लोगों को मौका मिल गया, आधों को पाकिस्तान जाने का, आधों को हिंदुस्तान में रहने का, वो शायद मौका दिया नहीं अभी हाँ और ना बोलने का, क्योंकि पब्लिसाइड हुआ नहीं, लेकिन वो गर्मा गर्मी चलते चली गई, और वही गर्मा गर्मी कहीं ना कहीं एक रूप लेकर आई 1990। और इसका एक सबसे बड़ा जो कारण था 90 का, मैं ये भी समझता हूँ कि जब शेख अब्दुल्ला ने अकॉर्ड किया था 1975 में, तो जो ये पाकिस्तान माइंडसेट वाले लोग थे, इन्हें कहीं ना कहीं खिलाफत मूवमेंट को एक्टिव करने में एक जोर मिला, और इन्होंने उस मूवमेंट को अंदर अंदर से इस तरीके से अपना मूव बनाया कि किसी न किसी तरीके से इंडिया की कंट्री को, इंडिया के लोगों को या हिंदुस्तान की सरकार को अनरेस्ट रखने के लिए कोई एक बहाना इनको चाहिए था। और मुझे नहीं लगता कि हम हिंदुओं को बहाना छोड़ने से अलग और कोई बहाना इनके पास रहता, क्योंकि हमें टारगेट करके इन्होंने हमारे पूरे कंट्री को टारगेट किया था। ये तो बात सर मैं आपको एक बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूँ कि क्या क्या कारण रहे। अब आता हूँ मैं आपके पास। मैंने अपनी एक माँ से एक दिन पूछा था कि भाई हमने कभी क्यों नहीं लड़ा, हमने कभी क्यों इनसे युद्ध नहीं किया। तो उन्होंने अपने गांव की कुछ बातें बताई, पुरानी बातें 1960 और 70 की। ओके। ऐसा नहीं था कि हम कभी इनसे डरते थे, ऐसा नहीं था कि कभी हम इनसे दूर भागते थे। रेशो अगर 1990 में कम था तो रेशो 1950 में भी उतना ही था, रेशो 1930 में भी उतना ही था, रेशो 1910 में भी उतना ही था। खिलाफत मूवमेंट के दौरान भी हम पे कभी हमले हुए तो वापसी वार हमने भी किया। लठ से अगर इन्होंने हमें मारा तो लठ हमने भी उठाए, पत्थर अगर इन्होंने चलाए तो पत्थर हमने भी चलाए। कारण क्या था? अभी एक सबसे बड़ा जो कारण आता है कि जब 1990 में ये लोग आए तो तब इन्होंने लठ और पत्थर नहीं, बंदूक लाई थी, और उस बंदूक का हम सामना नहीं करते। मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, 1976 और 78 के आसपास अगर आप कभी कुपवारा बेल्ट की तरफ जाएंगे, अभी मैं नाम नहीं बोलूंगा उनका, कि एक हिंदू परिवार के एक सदस्य ने मौलवी की एक मस्जिद में जाके आधी दाढ़ी काट दी थी। ये भी दौर था सर। और अगर आज वहां के जो बुजुर्ग होंगे, मैं आपको उनका नाम भी डीएम कर दूंगा कि किन की मैं बात कर रहा हूँ, उनके गांव में जाके आप उस हिंदू का नाम लेना, वो आज भी नाम लेने से कांपते हैं। आप श्रीमान हमारे जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं या अब्दुल गनी लोन साहब, वो तो नहीं है, उनके बेटे से अगर आप पूछेंगे, एक नाम बताऊंगा मैं, वो आज भी उनका नाम लेने से दो बारी में पहले सोचेंगे ये आदमी को। तो हम लड़े नहीं, वो बात मैं शायद नहीं मानता हूँ, क्योंकि लड़ते आ रहे हैं हम पिछले 13वीं सदी से। और 47 के बाद टू नेशन थ्योरी के बाद हमें इनसे अलग तरीके से लड़ना पड़ा। हमें अपना सर्वाइवल भी देखना था और इनसे लड़ना भी था। और डाउन द लाइन आते 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 87 89 में जो गन कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ, शायद उससे हम हार गए। अगर 90 में गन कल्चर नहीं होता, अगर सिर्फ लठबाजियां होती या पथराव होते, तो मुझे लगता है तो हम शायद 90 में हम पलायन नहीं हुआ होता, हमारा जेनोसाइड नहीं हुआ। तो गन कल्चर मेरे को लगता है कि जिस तरीके से जो गन कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ, इस गन कल्चर से शायद हम नहीं लड़ पाए। और अभी मैं अगर बोलना चाहूँ आपको कि आपने एक आर्मी, हमारी इंडियन आर्मी के मुतलिक आपने बात बोली थी, आप हर कश्मीरी को इंडियन आर्मी में डालिए विद लाइसेंस्ड गन, मैं देखता हूँ कि वो कैसे नहीं लड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आप ये बोलोगे जेब में पिस्टल लेकर वहां जाके किसी को मार, वो नहीं मारेगा।
आप इंडियन आर्मी में किसी को मौका दीजिए, मैं देखता हूँ हर घर का बच्चा इंडियन आर्मी में जाके उनसे लड़ेगा। लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि जेब में वो बंदूक लाएगा पाकिस्तान से लेके कि मुझे उसे मारना है, वो शायद उसके कभी जहन में भी ये चीज नहीं आई। हम्म। तो विशाल, अभी दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात तो ऑफ कोर्स यू हैव सीन ओमर अब्दुल्ला के स्टेटमेंट, और बाकी पॉलिटिकल लीडर्स के भी, कांग्रेस की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट आए हैं। और इधर एक्चुअली अगर आप देखें तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उसने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया कि यासीन मलिक का जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के साथ उसकी मुलाकात हुई, वो फोटो हुए। कांग्रेस के ये बात सच है तो उनसे पूछना चाहती हूं, जेएनके का एक सेपरेटिस्ट जो इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को खुलेआम उनके बीवी बच्चे के सामने मराया, वो एक प्राइम मिनिस्टर उनको बुला करके शेक हैंड किया है। कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर उनको बुला करके, जो सेपरेटिस्ट है। और एंड दैट इज आफ्टर ऑल दिस के वो जेके लिबरेशन फ्रंट एंड ऑल दैट, उसका वो एक्टिव मेंबर था, उसके अगेंस्ट में चार्जेस थे, मर्डर चार्जेस थे। इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है मनमोहन सिंह स्पेशली, मतलब आई डोंट सी एनी लॉजिक के प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री लाइक इंडिया शुड शेक हैंड विद ए नॉन टेररिस्ट। और मैं एक्चुअली ऐसा समझता हूँ कि उस हालत में कहीं ना कहीं से सिस्टम में अलार्म बेल्स बज जानी चाहिए थी कि हाँ, ये हो क्या रहा है। मतलब कोई तो ऐसा इंस्टीट्यूशन होता, जुडिशरी होती, कुछ तो होता कहीं पे। मतलब सारों ने, एवरीबडी गिव अप जस्ट लाइक दैट। मतलब मैं तो कहता हूँ कि इंडिया के, मतलब स्वतंत्र भारत के इतिहास में इससे बड़ा डार्क चैप्टर नहीं हो सकता। मैं मतलब प्रॉब्ली इमोशनली स्टेटमेंट दे रहा हूँ, बट इससे डार्क चैप्टर नहीं हो सकता। और ये सिचुएशन होनी नहीं चाहिए थी किसी भी हालत में। कोई मतलब है कि इंडिया से किसी भी ग्रुप का आप इस तरह जीनोसाइड करके उसका माइग्रेशन करा दें? मतलब दिस इज शेयर, मतलब इफ यू आस्क मी ब्लंटली, दिस इज रियली शेमफुल, दिस इज शेयर नॉनसेंस। और जिन जिन लोगों के सामने हुआ है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, means I will be as harsh as anything on even Manmohan Singh और इवन वीपी सिंह और जितने भी ये लोग पॉलिटिकल लीडर्स थे। एक्चुअली इनके ऊपर ऑनेस्टली ये यूट्यूब पे भी जाने वाला ये वीडियो है, आई डोंट माइंड दैट, बट उनको भी तो एक्चुअली क्रिमिनल नेग्लिजेंस का चार्ज लगना चाहिए कहीं ना कहीं। मतलब अब देयर इज ए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, देयर इज ए सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी को भी सू मोटो उसका एक्शन करना चाहिए। जब ये पिक्चर आई, या पहले इतने दिनों से लोग उनके पास गए, तो ऑब्वियसली दे आर रिक्वायर्ड टू डू दैट। तो जो कश्मीरी हिंदूज कम्युनिटी है जो अभी आज बाहर रह रहे हैं, उसमें से कितने लोग हैं, स्पेशली यंग पीपल लाइक यू, आप लोग वापस कश्मीर जाना चाहोगे, अपनी रूट्स को तलाश करना चाहोगे, अपनी प्रॉपर्टी को गेन करना चाहोगे? जनरल आइडिया क्या है और उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले एक बात बोलूंगा कि जैसे आपने एक बात बोली कि यासिर मलिक जैसे लोग प्रधानमंत्री से मिलते थे, तो यहाँ पे ना आपके पुराने सवाल का जवाब है कि कश्मीरी पंडित लड़ा क्यों, वो डरा क्यों। जब यासिर मलिक जैसे लोग हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, तो हम किससे लड़ते? हम किससे लड़ते? इनकॉम्पिटेंसी की एक बात आई थी कुछ एक पुराने एक आपके इंटरव्यू के दौरान। ये कॉम्पिटेंसी थी हमारी सरकारों की कि जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स के 5 लोगों की हत्या की, जिन्होंने इंसर्जेंसी को एक बढ़ावा दिया, हाथ में बंदूक उठाया, एक पूरे समाज, एक मुस्लिम कौम को रेडिकलाइज करके उनको आजादी का नारा दे करके कश्मीर को आजाद कराने का एक पहल कराई और पूरे लोगों को उस पथ पे चलाया। और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम कश्मीरी पंडित इससे लड़े क्यों नहीं। तो ये आपके उस सवाल का जवाब है सर। आप खुद ही बोल गए कि वो कैसे मनमोहन सिंह है। तो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा ये कितना बड़ा पैराडॉक्स है कि हमें लड़ना किन के साथ है? उन मिलिटेंटों के साथ जिनकी हमारी सरकार ही उनके साथ। तो तो इसका ये मतलब एक ये बहुत हुआ, बड़ा जब वीपी सिंह की पॉइंट है जो सरकार हमें। थी, तो वीपी सिंह की सरकार थी और मुफ्ती जी होम मिनिस्टर थे। यू रिमेम्बर हाँ दोस बिल्कुल थे। डेज?
तो बिल्कुल सर, ऑब्वियसली मैंने उस पढ़ा टाइम है, पे हिस्ट्रीज में पढ़ा है। कश्मीरी पंडित को ये इंप्रेशन मिला कि ऑब्वियसली सरकार भी उनके साथ मिली हुई है। एम आई राइट टू अंडरस्टैंड दैट? सर देखिए, जब वो फेलियर हुआ है तो मैं वहां पे उन सब सरकारों को दोष दूंगा जिस दौरान ये मतलब ये 90s हुई है। तो मैं मतलब किसी का वन साइडेड फेवर नहीं लेना चाहूंगा। अगर वीपी सिंह की सरकार उस टाइम फेल हुई है, उससे पहले की सरकार और उसके बाद की सरकार भी आज तक फेल ही रही। मैं मतलब 2014 तक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी नहीं देखा कि हमारे यहाँ पे किसी ने भी हमारे कश्मीरी हिंदुओं के किसी जो हमारे कैंप्स थे या हमारे बाकी लोकेशंस थी, वो एक दो नेताओं को छोड़ के, सबको नहीं, जैसे उनमें मैं एक बाल ठाकरे साहब जी का नाम लूंगा। और जहां तक मैं गलत याद नहीं है, हम बहुत छोटे थे, राजेश पायलट जी थे या उन, हाँ राजेश पायलट साहब आए थे शायद, मुझे ओके। एग्जैक्टली याद नहीं, हम छोटे थे। तो एक दो नेताओं को छोड़ के और हमारे यहाँ पे कोई नहीं आया था। 30 साल नहीं, 2014 तक, 2014 के बाद शायद हमारी बात उठना शुरू हुई। ओके। तो कश्मीरी यूथ की सर आपने पॉइंट उठाया था कि कश्मीरी यूथ क्या चाहता है। सर मुझे लगता है इसमें हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि जिस 3 टाइप की जनरेशन थी 90 के दौरान, एक जनरेशन वो जो शायद 20 to 30 के बीच में थे, एक वो जो बिल्कुल ही पैदा हुए थे, और एक जो बुजुर्ग थे। अब जो बुजुर्ग हैं वो तो बेचारे अपना स्वर्गलोक चले चुके हैं, और जो 20s वाली जो जनरेशन थी, जो यंग जनरेशन थी, उन्होंने अपनी त्रासदी देख ली 30 साल। ऑलमोस्ट उनकी जो यंग जनरेशन है वो इस पूरे 30 साल में उनका जो स्ट्रगल हुआ अपने फ्यूचर जनरेशन को बनाने के लिए, तो उनकी भी जनरेशन खत्म है। वो इस टाइम पे 50s 60s है, जो हमारे मदर फादर हैं 50s 60s में हैं। अब उनकी विश है अपना घर जाना, लेकिन किस तरीके से जाएंगे वो एक सवाल है। अब आते हैं बात सर, जो उस टाइम पे बच्चे थे, जो अब तब पैदा हुए थे रिसेंटली 2 4 5 साल, जैसे हम लोग लेट 80s 85 के बॉर्न हैं, अब हमारे ऊपर सवाल उठता है कि हम क्या जाना चाहते हैं। तो मेरा एक ही जवाब होगा, मैं बिल्कुल जाना चाहता हूँ, क्यों नहीं जाऊंगा, मेरा घर है। लेकिन सवाल ये आता है कि जब मैं 90 में भागा था, जिन कारणवश में भागा था, क्या वो कारण अभी वहां खत्म हुए हैं? नंबर वन। जब वहां पे मैं एज ए माइनॉरिटी तब सेफ नहीं था, क्या एज ए माइनॉरिटी आज मैं सेफ हूं? जब एज ए मेजोरिटी मुस्लिम मुझे तब नहीं वहां बचा पाया, क्या एज ए मेजोरिटी मुस्लिम आज मुझे बचा पाएगा? नंबर 5, जिन यासिर मलिक की आपने बात करी, जिन आपने बेटा कराटे की बातें आती हैं, जिन्होंने हमारे सामने हमारे कश्मीरी हिंदुओं का कत्ल किया है, जिन्होंने नेशनल टीवी पे एक्सेप्ट किया है कि ये हमने कत्ल किया है, जब उन्हें 30 साल में आपने वहां पे राजा महाराजा बिठा के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट दिए, उनके बच्चों को आपने सरकारों में एडजस्ट किया, और आप मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उन्हीं के साथ बैठ के वहां पे बातें करें? बिट्टा कराटे अभी तो जेल में है। बिट्टा कराटे एनआईए की कस्टडी में है, उसकी मिसेज कहाँ है? हाँ, आई बिलीव सी इज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल। हाँ, और गिलानी के बच्चे कहाँ हैं? जिस गिलानी ने सेपरेटिस्ट का मूवमेंट चला के एक आजादी का नारा देकर, या इला ला ला करके, वो जो इनका नारा है मुस्लिम कम्युनिटी का कि हाँ हम हैं पाकिस्तान, नहीं हम क्या चाहते हैं पाकिस्तान, जो इन्होंने नारे दिए थे, ये आज भी वहां एग्जिस्ट करते हैं। इस सोच के अंदर जाना, मुझे ये समझ में आता है कि अगर हम इस सोच में आज भी जा रहे हैं, तो हम ये एक अपनी बहुत बड़ी बेवकूफी होगी हमारी, और हम इस त्रासदी को जो हमने 90 में झेला है, तो हम इसको दोहराने का कष्ट और कराएंगे। आप मुझे इंडियन फौज में भर्ती करके भेजिए, मैं कल जाऊंगा वहां। आप मुझे बोलिए कि तुझे इंडियन एज ए आर्मी जाना, मैं अपनी मातृभूमि में जाऊंगा। लेकिन मैं स्टेट के गवर्नमेंट के तहत जाऊंगा, वो मेरे को लगता है मैं ना तो मेरा परिवार मानेगा, ना मेरा दिल गवारा देता है, क्योंकि मुझे आज भी जो उनके इकोसिस्टम्स हैं, उनके रूट्स हैं। सर मैं इससे बड़ी बात क्या बोलूं कि रिहेबिलिटेशन पॉलिसी आई आतंकवादियों के लिए, और रिहेबिलिटेशन पॉलिसी आई कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए। कश्मीरी माइग्रेंट्स को रिहेबिलिटेट करना था, 6000 पोस्टें आई, वो आज तक नहीं हुई 15 सालों में। लेकिन वो जो आतंकवादी है, वो 2 दिन में रिहेबिलिटेट भी हो जाता है, उसको घर भी मिल जाता है, उसको पैसा भी मिलता है, फंड भी मिलता है, नौकरी भी मिलती है, छोकरी भी मिलती है। इससे बड़ी और त्रासदी क्या हो सकती है वीरेंद्र सर, कि आप एक आतंकवादी को रिहेबिलिटेट करने में टाइम नहीं लगाते, लेकिन जो अपने घर से बेघर हुआ है बिकॉज ऑफ दिस एट्रोसिटी, आप उसको रिहेबिलिटेट नहीं कर पाए 15 सालों में एक पॉलिसी के तहत। ये तो इनके इकोसिस्टम्स और ड्राफ्ट्स हैं, डिजाइन हैं पॉलिसीज के। सर आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि इंडियन आर्मी या फोर्सेस मंदिर के ऊपर क्यों है, मस्जिद पे क्यों नहीं है कश्मीर में? ऑब्वियसली मंदिरों को इंडियन, प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो आप इस चीज से समझिए ना। मैं आज कश्मीर जाऊंगा साहब, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कोई मेरे से ये सवाल मत पूछना कि मैंने किसको मारा।
और ये सवाल आप मेरे से पूछ नहीं सकते हो, तब नहीं पूछ सकते हो जब मैं किसी फोर्स में हूंगा, मैं अपनी इंडियन आर्मी फोर्स में हूंगा या मैं किसी फोर्स में हूँ। बट आप मुझे एज ए जनरल भेजेंगे तो मुझे लगता है ये मेरे से 90 से भी ज्यादा बुरा वक्त होगा। Vishal, you are right. You have got points. But again, as we talked last time, और जैसे मैं ट्विटर पे देख रहा हूँ, ऑफ कोर्स अभी ये कोई कंफर्म नहीं है, बट काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अभी, स्पेशली जो यंग जनरेशन है, वो थोड़ी सी चेंज हुई है, नो डाउट अबाउट दैट। बट अगेन कहते हैं ना कि बिलीव एंड कंफर्म, बिलीव तो करो लेकिन कंफर्म करो। तो ऑब्वियसली इस प्रोसेस में टाइम लगेगा, बट फैक्ट रिमेन्स कि ये बहुत बड़ा डार्क चैप्टर है जो कश्मीर फाइल्स के थ्रू आया है। एंड ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि अभी कम से कम 2-3 कश्मीर फाइल्स और भी बनेंगी। हिस्ट्री को दिखाना बहुत ज़रूरी है, देर इज़ नो डाउट इन माई माइंड। और बिल्कुल सच बात है कि इसमें काफ़ी सच्चाई दिखाई गई है जिससे लोग वाइज बने और आगे के लिए लेसन लें। और इस कश्मीर फाइल्स पिक्चर बनाई, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एंटी मुस्लिम है या किसी के अगेंस्ट में है। इट इज़ बेसिकली टू शो यू द फैक्ट्स सो दैट यू टेक द कॉग्निजेंस। ऐसे फैक्ट्स जो आपसे 30-35-40 साल वो दबा के रखे हुए हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि क्या हुआ कैसे हुआ। तो ऑब्वियसली सर मैं एक सवाल पूछता हूँ सर, जी, जिस जिस इंसान को ये एंटी मुस्लिम पिक्चर लगती है, ये तब एंटी मुस्लिम क्यों नहीं लगा जब इनके इबादत, मतलब इनके किताब में, कुरान शरीफ में ये लिखा गया है कि आपको किसी के इबादत घर को हाथ नहीं लगाना है, और हमारे 250 मंदिरों को जला दिया था, क्या तब वो एंटी मुस्लिम नहीं था? हमारे 250 मंदिरों को तोड़ दिया गया, जला दिया गया, इबादत घरों को, इनके कुरान में लिखा हुआ है, कुरान शरीफ में ये चीज लिखी हुई है कि आप किसी के इबादत घर को हाथ तक नहीं लगा सकते। तब ओके। एंटी मुस्लिम नहीं हुआ था? हम्म। तब एंटी मुस्लिम नहीं हुआ था जब जब मस्जिदों के लाउड स्पीकरों को ये मतलब नारा लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, तब एंटी मुस्लिम नहीं हुआ था? तब एंटी इस्लाम चीजें नहीं थी? तो साहब ये बहुत बड़ी बातें हैं। जिन लोगों को ये एंटी मुस्लिम लग रहा है, मुझे लगता है कि शायद वो कश्मीर जाएं, या वो, मैं उनके लिए एक सलाह दूंगा कि वो पाकिस्तान में रह के देख लें, फिर उनको मुस्लिम का और इस्लामाइजेशन का असर महसूस होगा, या वो पीओके चले जाएं कुछ टाइम तक। हाँ, फिर तो अफगानिस्तान भी जा सकते हैं एक बार को तो। अफगानिस्तान, हाँ अफगानिस्तान मेरे जहन में था बोलना, तो अफगानिस्तान चले जाए, उनको समझ में आ जाएगा हाँ, कि उनको एंटी मुस्लिम क्या थोड़ा होता सा टेस्ट मिल जाएगा कि क्या एक्चुअल है, टेस्ट मिल जाएगा। सिचुएशन है वहाँ पे। या आई एग्री विद यू, जितने भी जो बोल रहे हैं इंडिया में, बेसिकली बिकॉज ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो उसका ये मिसयूज कर रहे हैं काफ़ी लोग। तो ऑब्वियसली थिंग्स विल सर चेंज। इंडिया, हमारा भारत पहला ऐसा देश है जिसने पूरे विश्व में पहली ऐसी कंट्री है जहां सबसे पहली मस्जिद बनी। मक्का से पहले भी मस्जिद हमारे भारत में बनी है कहता, और उसके बाद ये हमको किस चीज का पाठ पढ़ाएंगे टॉलरेंस का? हमारे हिंदू राजा ने इनको, इनकी जो नींव रखी गई थी मस्जिद की, वो केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है, तरसूर करके या कुछ है, वहां सबसे पहले मस्जिद बनी थी। तो उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करोगे इन लोगों से? ये पहले अपनी सच्चाई देखे, अपनी सच्चाई को अंदर घुसे, इनको समझ में आए ये चीज क्या है, फिर ये बात करें। स्पेशली विशाल, मुझे तो लगता है कि जो मुस्लिम्स हैं वो कई ऐसे हैं जो रियलिटी देखने को तैयार हैं, समझने को तैयार हैं। बट ये जो प्रशांत भूषण, रवीश कुमार, ये जो ब्रीड है ना, ये ब्रीड, और इवन बरखा दत्त, इस तरह के जो लोग हैं ना, वो इनको रियलिटी से दूर करके रखे हुए हैं। और जब ये सपोर्ट करते हैं तो एक ऐसा इकोसिस्टम शुरू हो जाता है जो वर्चुअली एंटी मोदी के नाम पे बेसिकली एंटी नेशनल हो जाता है। लोग अभी इनका गेम समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी इनका गेम नहीं समझ रहे, लोग समझ रहे हैं ये गेम। और आई एम वेरी श्योर, आई गिव यू गारंटी, इवन मुस्लिम्स, मैं कह रहा हूँ पूरे इंडिया के मुस्लिम्स भी धीरे धीरे करके इनका गेम समझ जाएंगे। आई डो नॉट हैव एनी डाउट अबाउट इट। क्योंकि जिस तरीके से अभी जो नैरेटिव सेट हो रहे हैं, हम लोग भी यूट्यूब पे आके बात कर रहे हैं, बाकी लोग भी करेंगे। आई कैन अश्योर यू, पीपल लाइक प्रशांत भूषण और बरखा दत्त और रवीश कुमार, जो इनको मिसगाइड कर रहे हैं, जो नैरेटिव्स को, सही नैरेटिव को आने ही नहीं दे रहे, तो धीरे धीरे करके आप देखना कि वो पब्लिक डोमेन से ही निकल जाएंगे। लोग इनको इतना ट्रोल करेंगे, और कर रहे हैं, वो कर रहे हैं लोग। तो ऑब्वियसली इन लोगों को
no doubt that this fight is going to be long, but I am very sure Kashmiri Muslims and rest of Indian Muslims, they will also understand कि उनका जो सही रास्ता है क्या है. Interacting with you, और मैं अपने दर्शकों से भी उम्मीद करूँगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. Let us bring more videos. Let us expose the राइट सर. truth. क्योंकि ट्रुथ को ही एक्सपोज करना पड़ रहा है आपको. कम ये एक विडंबना है सर इस कलयुग की. I agree with you. Thank you. Thank you.